हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम फिजिक्स से कुछ बहुत ही एमबीबीआई समझ सकते हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले कितना पढ़ेंगे तो 15 आपका रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, जो काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। सभी के सभी हम जानते हैं कि आपको बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितना भी करवाते हैं सभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को आपको यही समझाते हैं, पूरा आपको दिमाग में फिट कर देंगे 100%। और चलिए समझाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर ले, और न्यू स्टूडेंट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर नहीं किए होंगे तो फ्री PDF वाला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक बार क्या कीजिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। यह हमेशा सब पूछा जाता है, यह पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स इसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे, उसके लिए निश्चित रहिए। विद्युत फ्लक्स क्या है तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। विद्युत फ्लक्स क्या करेगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। और विद्युत क्षेत्र फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत क्षेत्र फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स, जो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये आपका होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स समझ गए। अब चलिए अगले प्रश्न पर। तो चलिए अब चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। ये भी है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न हुआ है, लगभग ये 2022 में या फिर 23 में पूछा गया, तो इसलिए ये सब पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं कि विद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है। तो किसी परिरक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परिरक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी किसी परिरक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने, समझ लिए आपका एक बिंदु है, एक बिंदु आपका यहाँ हो गया, एक कोना यहाँ हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यहाँ पे ले जा रहा है। तो इसमें जो किया गया जो भी कार्य होगा, जितना इसको कार्य करना पड़ेगा यहाँ पे, उसी को कहेगा विद्युत विभवांतर। तो आप यह क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और भाई अगला प्रश्न जो 3 नंबर है कि धारा घनत्व यानी करंट डिस्टेंसिटी क्या है। धारा घनत्व क्या होता है, चलिए इसको भी हम समझते हैं। देखिए कई बार होता क्या है, जब इंग्लिश नाम भी दे देता है अभी एग्जाम में, इसीलिए आपका इंग्लिश नाम होता है, वो भी आपको देखते रहना चाहिए कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं तो किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसको प्रायः एक से क्या व्यक्त किया जाता है, इसको प्रायः व्यक्त किया जाता है। और J=I/AJ इसका मात्रक होता है, और A/, समझ लिए कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और विमीय सूत्र इसका बात करें तो ये आपका होता है L² मीटर, क्या होता है इसका विमीय सूत्र M0LTA इसका होता है विमीय सूत्र। देखिए एक वीडियो में हम विमीय सूत्र भी करवाने वाले हैं, तो वह भी जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। ये भी प्रश्न समझ गए। और चलिए ये अगला प्रश्न है, हमारी गलत है, इसमें ये 4 नंबर प्रश्न होना चाहिए कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओम का नियम हमेशा पूछा जाता है। आपके जो 10th के एग्जाम दिए होंगे या 10th एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी पूछा गया होगा कि ओम का नियम क्या होता है। पूछा गया है या फिर नहीं, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए कि क्या करा है, ओम का नियम क्या है। तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया, जिसे ओम का नियम यानी ओम्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अक्रमानुपाती होता है। यदि चालक स्पोर लगाया गया विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित धारा होती है। ये आपका ओम का नियम होता है। आप इतना लिख दीजिएगा। आपको जो भी 5 नंबर पूछे जाए, 2 नंबर पूछे जाए, जितना भी पूछा जाएगा आपको उतना मार्क्स दे दिया जाएगा। और इसका आप PDF भी देने वाले हैं ग्रुप में, तो इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप।
ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे, इसका PDF भी हम ग्रुप में देते रहते हैं, तो एक बार ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यह प्रश्न है 5 नंबर की, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। यह होता है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी होता है। तो पहले समझिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसको संधि का भी नियम कहते हैं। अर्थात I=0 माना किसी विद्युत परिपथ में I धाराएं बह रही है, तो जो कि संधि पर मिल रही है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I2 प्लस इतना होगा। ये आपका सूत्र होता है, इसको भी आप याद करके रख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी नहीं होता है। किरचॉफ का प्रथम इतना लिख दीजिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है, उसे कहेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ तक क्लियर है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, चलिए बताइए। तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चालक के चारों ओर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट फ्रांस के 2 वैज्ञानिक हैं। बायो और सेवर्ट, देखिए बायो का भी एक नियम होता है और सेवर्ट का नियम भी एक अलग होता है, वो भी पूछा था, वो भी करवा देंगे किसी दिन। तो बायो तथा सेवर्ट के फ्रांस के 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेकों प्रयोगों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए इसका ये बायो सेवर्ट का ही नियम, इसी को ही बोलते हैं बायो सेवर्ट का भी नियम। यह भी आप समझ जाए कि चालक के बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो लिख दीजिएगा कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बायो तथा सेवर्ट फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेकों प्रयोगों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया था और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये 6 नंबर क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन क्या है। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों के प्रति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है, इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कह देंगे साइक्लोट्रॉन। इसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन है, हो जाएगा। तो चलिए ये भी समझ गए, समझे या नहीं समझे कमेंट में बताएंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन यह एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग आवेशित कणों या आयनों के अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है, इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये भी समझिए कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। आप समझिए चल कुंडली धारामापी क्या होता है। चल कुंडली धारामापी वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ में चल कुंडली धारामापी क्या है, तो वह उपकरण जिससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संशोधन किया जा सकता है, इस प्रकार के उपकरण को चल कुंडली धारामापी यानी मूविंग सोल कहते हैं। चल कुंडली धारामापी के क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होता है। चल कुंडली धारामापी की जो क्रिया होती है इस पर आधारित होती है। तो ये आपका 8 नंबर और आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों आप समझ चुके होंगे। समझ गए तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक के 2 अंतर लिखना है। विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक के 2 अंतर लिखिए, जो बिहार बोर्ड 2012 और 2020 में यह पूछा गया था। तो लिखना है कि विद्युत चुंबक, देखिए विद्युत चुंबक लिख दीजिएगा और लिखिएगा विद्युत चुंबक नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं जैसे मुलायम लोहा। और दूसरा लिखिएगा कि इसमें एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो तब तक रहता है जब तक कि इसकी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ये लिख दीजिएगा विद्युत चुंबक में ये सब क्या होता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में ये भी अंतर होता है कि क्या होगा, पहले विद्युत चुंबक में होगा कि विद्युत चुंबक नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक होते हैं ये कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं जैसे स्टील। और ये क्या होते हैं, ये लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं जो कि मुलायम इस्पात हो जाएगा। ये नरम से बने होंगे, ये कठोर से बना होगा। दूसरा, इसमें एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो तब तक रहता है जब तक इसकी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, और अस्थायी चुंबक में इसका एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये दोनों अंतर है, दोनों अंतर लिख दीजिएगा। आपका अगर सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा रहा है यानी 2 नंबर वाला प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको ये 2 नंबर दे दिया जाएगा इसमें इतना लिखने पर। और चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न जो है कि एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। तो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया था। अक्षीय स्थिति क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाते हैं। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? तो अक्षीय स्थिति क्षण चुंबक से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाती है। और निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई निरक्षीय स्थिति एक निरक्षीय स्थिति कहलाता है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति यही था। अब आइए आगे, ये अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं ऐसा ही मात्रा को लिखना है जो बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया था। तो लिखना है चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण का माप है। इसे संक्षेप में ओम से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। समझ गया कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा देना है। तो चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है। इसे संक्षेप में ओम से निरूपित किया जाता है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपका MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका कि मात्रा क्या होता है, किसका मात्रा? तो चुंबकीय फ्लक्स का। अब समझिए कि नमन कोण की परिभाषा देना है वो होगा। अगर पूछेगा कि नमन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा दें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योन्तर की क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योन्तर के क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम कहेंगे नमन कोण। अब आइए आगे, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है क्यों? ये भी बिहार बोर्ड 2012 और 2020 में ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है। तो भंवर धराव के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है। यानी भंवर धराव के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा की बर्बादी बहुत सारे बर्बाद हो जाती है, उसको रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसको परतदार बनाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के टुकड़े के पूरे वॉल्यूम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ये भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है। जो भी धातु का टुकड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की बर्बादी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। इसी बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है उसको परतदार बनाया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। समझ गए तो चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? तो एमीटर और वोल्ट मीटर लिख दिए हुए, यहाँ पे एमीटर है और यहाँ पे वोल्ट मीटर है। तो सबसे पहला एमीटर का अंतर समझिए कि इससे धारा को मापा जाता है। एमीटर से धारा को मापा जाता है जबकि वोल्ट मीटर से इससे विभवांतर को मापा जाता है। एमीटर परिपथ के सही क्रम में जुड़ा जाता है जबकि वोल्ट मीटर परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। ये सब इसका अंतर है। 3 अंतर इसमें है और 3 अंतर इसमें है। इतना लिख दीजिएगा, आपको जितना नंबर का क्वेश्चन होगा पूरा फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं? बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर आखिर है क्या, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर दक्षता का लिखिएगा। ट्रांसफार्मर दक्षता की किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यानी किसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे इतना द्वारा दर्शाया जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, ये PO बटा PI होता है। चलिए ये अंतिम प्रश्न है, ये जो आपका है ये आपका अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन सभी PBI प्रश्न था। देखिए ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति को समझाइए। बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति को समझाना कैसे समझाइएगा। तो ताम्र क्षति लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है कि एक ट्रांसफार्मर के तांबे की कुंडलियों में कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की क्षति होती है। ऊर्जा की इस क्षति को ही ताम्र क्षति कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? ताम्र क्षति। तो ये था आपका 15 प्रश्न जो अच्छे से आप समझ चुके होंगे।
एक बार अब लाइक कर लीजिए वीडियो को। अब खत्म हो चुका है पूरा प्रश्न, लाइक कर लीजिए। और एक बार न्यू स्टूडेंट होंगे तो वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।